Let me go to triangles. What is a triangle? Triangle is a plane figure, which is bounded by three lines in a plane. It has three sides, three angles, three vertices. Look at it. ट्रायंगल के बारे में है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये. इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें. इट हैज गॉट थ्री वर्टाइसेस. वर्टाइसेस आर द पॉइंट्स वेयर थ्री साइड्स मीट. थ्री साइड्स ए बी बी सी ए सी, दे आर नॉट इक्वल. एक्चुअली ये जो मैंने ये लाइन बनाई है ना, इसका मतलब हो जाता है तीनों साइड इक्वल है. अगर मैं इसको ऐसे बनाता तो मतलब तीनों अनइक्वल है. ठीक है. सो ये लाइंस का मीनिंग होता है, ये ऐसे ही मीनिंगलेस लाइंस नहीं है, सिंबल्स है ये. Three vertices, three sides A, B, B, C and AC, and three angles. Which three angles? Angle A, angle B and angle C. लेकिन we should not name the angles with single letter. So the proper way of naming the angles of a triangle will be angle BAC, angle ABC and angle ACB. Angle BAC, angle ABC and angle ACB. Right? Which are angle A, B and C actually. So triangle has 6 parts, 3 sides and 3 angles, and also 3 vertices, which are not parts, basically they are points. So what are the types of triangles? So triangles are categorized on the basis of their sides, on the basis of their sides. A triangle whose two sides are equal is called an isosceles triangle. A triangle whose two sides are equal is called an isosceles triangle. So AB is equal to AC. इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, AB AC, इसके लिए इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं. इसकी और भी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, नॉट नाउ. इक्विलैटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हुज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. आई एम श्योर तुम्हें ये पता होगा, 8th में तो पढ़ा ही होगा ये, या 7th में, आई एम नॉट श्योर, बट पता तो होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में और एक बात है कि तीनों साइड तो इक्वल होती है, लेकिन तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. स्केल इन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो टू साइड्स आर इक्वल. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. On the basis of angles also, triangles are classified as acute angled triangle. Acute angled matlab every angle, each angle of the triangle is more than 0 degree but less than 90 degree. All angles are acute. That's why it is acute angled triangle. Obtuse angled triangle is a triangle whose one of the angles measure more than 90 but less than 180. कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. कोई भी एक एंगल, सिर्फ एक एंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, एग्जैक्टली एक एंगल, कोई भी एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, तभी उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. और राइट एंगल के सामने वाली साइड्स को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस. ये भी हमें पता है. मीडियन क्या होता है, ट्राइंगल का मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल corresponding to any side is the line segment joining the midpoint of that side with the opposite vertex. तो ये vertex है और ये सामने वाली लाइन BC है, वो D उसका मिड पॉइंट है. मतलब BD और DC इक्वल है. D मिड पॉइंट है BC का, मतलब D BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. BD इज इक्वल टू DC. और A को जब सामने वाली साइड BC के मिड पॉइंट D के साथ ज्वाइन करेंगे तो AD क्या बन जाएगा, मीडियन. क्या बन जाएगा, मीडियन. और एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होते हैं. अ ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल हैज 3 मीडियंस, AD, BE एंड CF. AD, BE, CF. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि E मिड पॉइंट है किसका, AC का. F मिड पॉइंट है किसका, AB का. तो AF और FB एक दूसरे से इक्वल होंगे. सी मैंने इक्वालिटी की साइन बनाई है. AE और EC एक दूसरे से इक्वल होंगे और BD और DC एक दूसरे से इक्वल होंगे. सो AD, BE एंड CF आर 3 मीडियंस. ये तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज अ स्पेशल पॉइंट विच इज नोन एज अ सेंट्रॉइड. क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड. इसके बाद आता है एल्टीट्यूड.
कुछ लोग इसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड इज नॉट द राइट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग इट। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का दूसरा जो मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, वर्ड मीनिंग, दैट इज हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। तो एल्टीट्यूड होता क्या है? एल्टीट्यूड इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड। तो हमें यहां पे दिख रहा है कि ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए एल क्या है? बी सी से परपेंडिकुलर है। बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है। सो ये जो ए एल, बी एम और सी एन है वो ऑपोजिट साइड से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए। तो ये वाले क्या बोलते हैं? इनको एल्टीट्यूड। ए एल, बी एम और सी एन जो लाइंस है उनको एल्टीट्यूड्स बोलेंगे। और ये सारे एल्टीट्यूड्स, एक एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड होते हैं, 3 मीडियन होते हैं, 3 एल्टीट्यूड होते हैं। ये सारे एल्टीट्यूड एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, क्लियर हो गया एल्टीट्यूड क्या है? परपेंडिकुलर समझा? परपेंडिकुलर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। परपेंडिकुलर मीन्स which makes 90 degree with another line. A line which makes 90 degree with another line is known as the perpendicular. They both are perpendicular to each other basically. Here AL is perpendicular to BC और BC is perpendicular to AL. ये दोनों सही है। ओके, इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर। आई डोंट नो एंगल बाइसेक्टर आया क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं। सो दिस इज अ ट्राइंगल, इसका ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन। बाइसेक्ट मतलब क्या? ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा। और इसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। और इसको बाइसेक्ट करती हुई लाइन, यहाँ पे ये मिड पॉइंट, ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए, और मतलब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं। एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन विच बाइसेक्ट्स द एंगल एट द वर्टेक्स। ठीक है, ये तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज इट्स इन सेंटर। ये इन सेंटर से हम लोग एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना सकते हैं जिसको बोलते हैं इन सर्कल। ये इन सर्कल का अभी इतना यूज नहीं है, बट आगे जब इसका यूज आएगा हम इसके ऊपर और बात करेंगे कि कैसे इन सर्कल बनाते हैं। Then comes circumcenter and circumcircle. Circumcenter and circumcircle. Circumcenter क्या है? The point of intersection of perpendicular bisectors of the sides. Perpendicular मतलब altitude की बात नहीं कर रहे हैं, perpendicular bisectors की बात कर रहे हैं। So कोई भी तीन साइड, कोई भी दो साइड एक्चुअली का अगर perpendicular bisector कंस्ट्रक्ट करें, see like this एंड लाइक दिस, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। और उस पॉइंट से हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं। दैट सर्कल पासेस थ्रू ऑल द 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में, जब ये हमें टॉपिक आएगा। अभी तो ये टॉपिक, इसके ये 2 टॉपिक के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं है। which we are going to study right now is exterior and interior angles of a triangle. So here you see one triangle ABC, and do you see that the side BC has been extended? Side BC को क्या किया है? Extend किया है, extend किया है। So the angle formed between any side of a triangle, like here the angle formed is between AC and an and an extended side which is CD. So किसी भी ट्राइंगल के बाहर के साइड, किसी भी ट्राइंगल की एक साइड और जो एक्सटेंडेड साइड है उसके बीच में जो एंगल बनता है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज एक्सटीरियर एंगल। ये है एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम क्या है? एंगल ACD, एंगल ACD। ठीक है। अच्छा, ये एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल।
मतलब इसकी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर एंगल का नाम मुझे 3 लेटर्स में लिखना है तो आई कैन राइट इट एज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी। द एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of two opposite interior angles। ठीक है, ये वाला एंगल, अच्छा इसको मैं नंबर भी दे सकता हूँ, ये एंगल 1 है सपोज, और ये 2 है और ये 3 है। सो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, याद रखना है इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा, इफ समवन आस्क्स मी कि ट्राइंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं, तो लेट मी ड्रॉ वन ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल में अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं तो यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बना। अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं तो यहां पे ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल बना। एंड जस्ट मोमेंट, अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करूं, ठीक है, तो यहां पे ये तीसरा एक्सटीरियर एंगल बना। तो बेसिकली अगर ट्राइंगल की साइड्स को मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सटेंड करते जाऊंगा तीनों साइड को 1 बाय 1, तो आई विल गेट 3 एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है, ये बताता हूं मैं तुम्हें। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इज ऑलवेज 180 डिग्री। सपोज ये एंगल है एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। अभी ये इजी है, क्यों? क्योंकि इसको, ये लाइन को मैं आगे एक्सटेंड किया है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और 1 और 4 क्या है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो लीनियर पेयर होते हैं, इसलिए इनका सम 180 होता है। अच्छा, अब अभी तुम्हें कोई पूछता है कि प्रूव, ये जो प्रॉपर्टी इसको प्रूव करो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, सॉरी ट्राइंगल के एक्सटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से इक्वल कैसे है। ठीक है, तो ये प्रूव करना बहुत आसान। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 क्यों होता है? तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एंगल लूंगा 4, और मैं तुमसे पूछता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? इसको क्या बोलते हैं पता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी इज ऑफ अ ट्राइंगल इज दैट सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, इसको मैं प्रूव करके बताऊंगा तुम्हें, बट अभी के लिए यूज कर रहे हैं, तुम्हें पता भी होगा इसके बारे में। अच्छा, वी ऑल्सो नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। अच्छा, तो ये दोनों का सम 180 है, सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। एंगल 4 दोनों साइड से कट जाएगा, क्या मिलेगा तुम्हें? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। तो ये मैंने शॉर्ट में इस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का प्रूफ बताया। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? याद रखना, बहुत बार यूज करनी है ये प्रॉपर्टी हमें, एक्सटीरियर एंगल property। We have to use this property many times, so you must take a note of this and remember this। okay, next angle sum property of a triangle। इसी की बात हम कर रहे थे अभी। एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से पहले एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़नी चाहिए, बट एनीवेज वी कैन स्टडी इट नाउ ऑल्सो। सो देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। ये प्रूव अगर करना है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 हमें प्रूव करना है, तो एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन इज दैट, जस्ट मोमेंट, कंस्ट्रक्शन क्या है? यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ए।
थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। तुम्हें ये वाली लाइन दिख रही है एक्स वाई, ये बी सी से पैरेलल है, दिस लाइन इज पैरेलल टू बी सी एंड वी हैव ड्रॉन इट पासिंग थ्रू। ठीक है, अच्छा सो जस्ट सी दिस, एंगल 4 is equal to angle 2. Why? Why is angle 4 equal to angle 2? Because xy is parallel to BC and angle 4 and angle 2 are alternate interior angles. Remember alternate interior angles. Angle 5, similarly, angle 5 plus angle 3. Sorry, angle 5 is equal to angle 3. Why? Because xy is parallel to BC and these 5 and 3 angles are alternate interior angle. अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये तीनों एंगल का सम 180 है। क्यों? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एस टी मतलब स्ट्रेट। ठीक है, अच्छा आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। तो मैं ये एंगल 4 और एंगल 5 को रिप्लेस करके एंगल 2 और एंगल 3 भी लिख सकता हूँ। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया, यही प्रूव करना था कि तीनों एंगल का सम 180 है ट्राइंगल में, राइट। ये कंस्ट्रक्शन से इजीली प्रूव होता है, तो ये प्रूफ को याद रखना। ये सेम प्रूफ यहाँ पे दिया गया है। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो, you can note it down like how they have noted it down, or you can solve it yourself with the help of my suggestions, whatever you wish. Okay, चलो moving on. इसकी एक corollary है। corollary I told you is a proof which is based on the original theorem. ठीक है, तो क्या है ये corollary? If the bisectors of angle ABC and ACB, अब देखो एंगल ABC दिख रहा है, एंगल ABC इज दिस होल एंगल, पूरा ये वाला। ये पूरा एंगल ABC है, राइट। और ACB क्या है? ACB ये वाला पूरा एंगल, ACB है ये वाला पूरा एंगल। ABC एंड ACB ये दो पूरे एंगल है, ABC एंड ACB ये दोनों पूरे एंगल है। ये दोनों एंगल के बाइसेक्टर्स, सीन द बाइसेक्टर, दिस इज वन बाइसेक्टर। You know what is a bisector? Bisector of an angle is a line which divides the angle into equal parts. मतलब ये वाला पार्ट एंगल का, मतलब एंगल ABO, एंड ये वाला पार्ट एंगल का, मतलब एंगल OBC इक्वल है। और OC भी बाइसेक्टर है, OC इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि OC एंगल ACB को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब एंगल ACO इज इक्वल टू एंगल OCB, ACO इज इक्वल टू OCB। ये एंगल ये छोटे एंगल से इक्वल है, ये वाला एंगल इस छोटे एंगल से इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली OB और OC क्या कर रहे हैं? एंगल ABC और ACB को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये बाइसेक्टर पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं। तो एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल BOC इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। प्रूव कर सकते हैं आराम से। चलो, अजीब है ना प्रूफ? कैसा यहाँ पे कैसा दिख रहा है? अजीब दिख रहा है। देखो इजी हो जाएगा अभी। प्रूफ कैसे लिखना है मैं तुम्हें बताता हूँ, समझ लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। पहले मैं लिखता हूँ, ठीक है, फिर तुम वीडियो को पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट लुकिंग एट माई सोल्यूशन, तो ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कॉपी करते रहोगे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तुम्हें खुद से सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस BOC। तो इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। क्या प्रॉपर्टी है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी।
क्या लिखेंगे इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, सो एंगल BOC प्लस एंगल OBC क्या है, एंगल OBC इज हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल OCB क्या है, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BOC इज सॉरी प्लस एंगल BOC प्लस, मैं फिर से लिखता हूं एंगल BOC प्लस, ये हाफ को मैंने कॉमन ले लिया और मैंने ब्रैकेट में लिखा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ मैंने स्टेप में ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ हाफ को कॉमन निकाल के लिखा। अच्छा, बट एक चीज हमें पता है, बट इन ट्राइंगल ABC हमें एक चीज पता है, क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों जो बड़े एंगल हैं, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस A माइनस एंगल A, 180 डिग्री माइनस एंगल A। ऐसा क्यों होगा, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पे मेरे पास A प्लस B प्लस C है, मैंने अगर A को शिफ्ट किया वहां पे तो वो क्या होगा, 180 में से माइनस हो जाएगा। लेकिन क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आई हैव एंगल B प्लस एंगल C एंड मुझे जो प्रूव करना है उसमें एंगल B प्लस एंगल C नहीं है, उसमें हाफ ऑफ एंगल A है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ एंगल A, इन टर्म्स ऑफ एंगल A। तो एंगल B और एंगल C की वैल्यू मिल गई है मुझे, मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C क्या है, 180 डिग्री माइनस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसको सॉल्व कर लूंगा मैं। सो एंगल BOC क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल BOC प्लस, फिर से एंगल BOC प्लस हाफ ऑफ 180, ये हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एंगल BOC इज इक्वल टू, ये 90 वो साइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, 180 माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A वो साइड शिफ्ट हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ एंगल A, तो 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल BOC। यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से देखो, राइट। समझ में आया तुम्हें, नहीं समझ में आया, पूरा प्रूफ फिर से देखो। ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है, पहला कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ जो हम ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी प्रूफ बताया था मैंने तुम्हें, प्रूफ क्या होता है, कैसे लिखते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, इजी थे। इसको मैं इजी नहीं मानता हूं। जिसको ज्योमेट्री में प्रूफ डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको ये खास करके ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको ध्यान से देखो। ठीक है, चलो। So we have got the value of angle BOC। चलो, अब क्या है, अब ये वो वाला प्रूफ है, वो एक्सटीरियर एंगल वाले थियरम का। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे राइट। मुझे प्रूव करना था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की मैंने, लीनियर पेयर अप्लाई किया और दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये प्रूव हो गया। ये सेम चीज वापस वो लोग ने थियरम के हिसाब से पूछा है, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू, सी द सेम थिंग हाउ वी हैव डन, दे हैव डन द सेम थिंग। So this is the last part of maths chapter lines and angles and this part is based on the properties of triangles. Let's look at the questions. There are not many questions in exercise 6.3. Whichever are there, we'll finish them. Okay, the first question. In the given figure, sides QP, RQ of triangle PQR are produced to points S and T. So
QP is produced. Produced means this word produced will come very frequently in your geometry. You will find it very frequently. Okay, produced. Produced means extended. Extended. So QP is extended up to S. RQ is extended up to T. And you see what is happening? Two exterior angles are forming on either side of this extended sides and the other side of the triangle, right? So these two angles are 135 and 110. Angle SPR is 135. Angle PQT is 110. You have to find angle PRQ. PRQ. See how to write this. Angle SPR plus angle QPR is equal to 180 degree. SPR plus QPR is equal to 180 degree. So SPR is 135. QPR we don't know. Their sum is 180. Why is there sum 180? Because these two angles are linear pair. They form a linear pair. So angle QPR is 180 minus 135, which is 45. So we found angle QPR as 45. Now similarly, angle PQT plus angle PQR is equal to 180, linear pair. So PQT is 110 plus PQR, we don't know, their sum is 180. So angle PQR is equal to 180 minus 110, which is 70 degree. So this angle is 70. Okay, we know one more thing. In triangle PQR, in this triangle PQR, angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ is equal to 180 degree. Angle sum property of a triangle. The sum of all the three angles of a triangle is 180. So PQR is 70, QPR is 45, plus PRQ we have to find, we don't know, is equal to 180. Therefore angle PRQ is equal to 180 minus angle 70 plus 45, which is 115, right? So therefore angle PRQ is equal to, so this will be 65 degree. 65, right? So this is how you solve question number 1 of exercise 6.3. Let's check if the answer is correct. 65, yes it is. Okay, let's go to the next question. In the figure, angle X is 62 degree. Okay, angle XYZ, the whole angle over here, XYZ is 54 degree. If YO
and ZO are bisectors of angle XYZ and XZY respectively of triangle XYZ. Find angle OZY and angle YOZ. Okay. Shall we write given? Let's write. Diagram is already there. So given angle YXZ, the whole angle YXZ, 62 degree. Angle XYZ is equal to 54 degree. OY and OZ bisects angle XYZ and angle XZY respectively, right? OY and OZ bisects angle XYZ and XZY respectively. To find angle OZY and angle YOZ. OZY is this one, this angle. YOZ is this angle. Okay, let's write solution. This is how you should start your answer. Any geometry answer, you should start like this. First, you should write the given information, then the information you have to find, and then the solution or the proof, and that too with justifications or reasons in each step. Okay, so I have taught this chapter in a great detail now. I'll be finishing it in a very good detail, and after that I'm going to take its test, and if I don't find the the content which I have taught in your test paper, I'm going to cut marks ruthlessly, right? Solution. In triangle XYZ, angle XYZ plus angle YXZ plus angle XZY is equal to 180 degree. Angle sum property. Angle sum property. What is angle XYZ? 54 degree. What is angle YXZ? 62 degree. What is angle XZY? We don't know. We don't know. Okay, so add these two. 60 plus 50, 110. 110 plus 6, 116 plus angle XZY is equal to 180 degree. So therefore angle XZY is equal to 180 minus 116, which is basically 180 minus 120, 60. So this will be 64. 64. Correct. So we got one angle XZY, 64. Okay. Now, please note that these two sides, YO and ZO, they are YO and ZO. Let me draw ZO properly. This YO and ZO are bisectors of angle Y and Z. That means this part is equal to this part,
and this part is equal to this part. How we can write them properly? Let's see. Angle XYO is equal to angle OYZ. Angle XYO is equal to angle OYZ is equal to half angle XYZ. Why? Since YO is a bisector of angle XYZ. मैंने क्या लिखा है? मैंने वही लिखा है, एंगल एक्स वाई ओ इज इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड. ये दोनों छोटे एंगल इक्वल है क्योंकि वाई ओ बाइसेक्टर है. देखो ना, वाई ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, सो ये जो दोनों एंगल होंगे वो इक्वल होंगे एंड दे विल बी हाफ ऑफ द होल एंगल एक्स वाई जेड. ठीक है, देयरफॉर एंगल, मुझे एक्स वाई ओ से मतलब नहीं है, मुझे ओ वाई जेड से मतलब है. एंगल ओ वाई जेड is equal to half of 54, which is 27 degree. Angle OYZ. OYZ मतलब नीचे वाला, तो ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 27 डिग्री. सिमिलरली दूसरी साइड भी वैसे ही करेंगे. एंगल XZO एंड एंगल OZY. एंगल XZO is equal to angle OZY is equal to half angle XZY. हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें OZY में इंटरेस्ट है. Therefore angle OZY is equal to half of angle XZY. XZY भी हमने ढूंढ लिया था. XZY कितना है देखो, XZY है 64 डिग्री. ठीक है, so OZY is equal to half angle 64, which is 32 डिग्री. तो बेसिकली हमको क्या मिला है, देखो डायग्राम में देखोगे तो तुरंत समझेगा कि ये एंगल मिल गया हमें. कितना मिला? 32 डिग्री. ठीक है, तो OZY तो मिल गया टू फाइंड में जो फर्स्ट वाला था. अब हमें ढूंढना है YOZ. तो ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें, YOZ ट्राइंगल. ठीक है, इन ट्राइंगल YOZ, एंगल YOZ प्लस एंगल ZOY प्लस एंगल मैंने गलती कर दी. मैंने गलती ये की कि YOZ OZY प्लस OYZ लेना चाहिए मुझे, इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, YOZ तो मुझे नहीं पता है, OZY पता है मुझे 32 है, OYZ भी पता है 27 है. सो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस ये हो जाएगा 59, 121 डिग्री हो जाएगा आंसर. YOZ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121. 62 का 180 माइनस हाफ ऑफ 180 माइनस 2 टाइम्स 62, ऐसा कुछ हो सकता है क्या ये? शायद, आई एम नॉट श्योर क्या रिलेशन है उसका 62 से. हमने ऐसा कुछ प्रूव भी किया था, बट आई एम नॉट श्योर. 121 है कि नहीं, आंसर चेक करते हैं. 121 तो सही है आंसर. ठीक है, जैसे हमने किया है वैसे ही वो लोगों ने भी वैसे ही किया है. प्रॉपर्टी सारी वैसे ही यूज़ की है, स्टेटमेंट्स लिखे हैं ठीक से. सो आवर मेथड इज
Absolutely correct. If you want to have a look, मैंने कैसे solve किया है, how do I write? I expect the same from you, nothing less, the same from you. ठीक है, मेथड सही होगी तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले, ये याद रखना. Next question, question number 3. In the given figure, AB is parallel to DE. अच्छा, and BAC is 35 and CDE is 53. Find angle DCE. It's very easy. See, given क्या है? Given है कि AB is parallel to DE. तो जब तुम आंसर लिखोगे डायग्राम बनाना और डायग्राम में साइन दिखा देना पैरेलल वाली. ठीक है, और क्या दिया है? एंगल BAC is equal to 35 degree. Angle CDE is equal to 53 degree. Find angle DCE. To find angle DCE. ठीक है, इसका सॉल्यूशन काफी छोटा है. देखो, एंगल BAE is equal to angle AED. BAE मतलब ये वाला एंगल, BAC भी बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू एंगल AED या CED. ठीक है, वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. So therefore angle AED is equal to 35 degree. Now in triangle DCE, angle DCE plus angle CDE plus angle CED is equal to 180 degree. Angle sum property. ठीक है, angle DCE is not known to me. Angle CDE is 53 degree plus angle CED or AED, the same thing, 35 degree is equal to 180. So therefore angle DCE is equal to 180 minus 88. Now 180 minus 80 is 100. 100 minus 8 is 92 degree. So that is angle DCE, 92 degree. Let's check the answer. It's correct. Next question, question number 4. In given figure, PQ and RS intersect at point T, okay, such that all the angles are as per given in the question. Find angle SQT. You have to find this angle. Okay, this looks quite simple. I'm not going to write given and to find and all. Okay, I'm directly writing solution. You now know how to write given. Okay, so in triangle PRT, what is given to you? Two angles are given to you. We have to find third angle. Now you must be wondering, why are we finding third angle? I'll let you know. Angle PRT plus angle RPT plus angle RTP or PTR is equal to 180 degree. Angle sum property. Correct? So what is PRT? 40 degree. What is RPT? 95 degree. PTR
not known. So therefore angle PTR is equal to 180 minus 90 plus 40 is 130 plus 5 135, and this will be 45. So angle PTR is found to be 45 degree. Now angle PTR is equal to angle STQ, vertically opposite angles. See, I'm writing in short form, but that is not allowed in the exam or my test. So in school exams and in my test, whenever you will write such reasons like this angle sum property, you will not use short form, you will write in full form. Okay, please remember that. Therefore angle STQ is equal to 45 degree. Angle STQ is equal to 45 degree. Okay, so we found STQ as 45 degree. Now let's find SQT and finish this matter. Now angle SQT plus angle STQ plus angle QST is equal to 180 degree. What is the reason? Angle sum property, you can write it there. Angle SQT we don't know, plus STQ 45 plus 75 is equal to 180. So angle SQT is equal to 180 minus this will be 120. So angle SQT will be 60 degree. That's what we needed to find. Let's check the answer. 60 degree, absolutely correct. Let's go to the next question. Okay, so in this figure PQ is perpendicular to PS. Let's write given PQ is perpendicular to PS, that is angle QPS is equal to 90 degree, right? What else? PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. When you draw the figure, you need to show the parallel sign. PQ is parallel to SR. And angle SQR is 28 degree. Angle SQR is equal to 28 degree. Angle QRT, this angle over here, is equal to 65 degree, and you have to find values of X and Y. Okay, let's see how to do this. Okay, now first we have to find X and Y. Okay, in triangle SQR, angle SQR plus angle RSQ is equal to angle QRT. SQR
plus RSQ is equal to angle QRT. Now what is angle SQR? 28 degree. What is angle RSQ? We don't know yet. And what is angle QRT? 65 degree. Therefore angle RSQ is this one, this angle, is equal to angle RSQ is equal to 65 minus 28. 65 minus 28. Now 65 minus 30 is 35. So this is going to be 37. Okay, so this is 37 degrees. Okay. What else do we know? Yes, we know X now. Now, angle PQS is equal to angle QSR is equal to Y. PQS is equal to QSR Y. Alternate interior angles. Alternate interior angles. PQS is equal to QSR is equal to alternate interior angle. Therefore, X is equal to 37 degree. X is equal to 37 degree. That's what we know. So we got X. Now, in triangle PQS, angle PQS plus angle SPQ plus angle PSQ is equal to 180 degree. Angle sum property. Right? PQS is how much? X, and X is 37. SPQ is how much? 90 plus PSQ is how much? Y. And their sum is 180. So Y is equal to, okay, 180 minus 90 will be 90, and 90 minus 37. So if I take these both numbers over that side and I subtract. So basically what I'm doing is I'm doing 180 minus 127. So 180 minus 130 is 50. So this is going to be 53 degree. 53 degree Y. So X is 37 and Y is 53. Let's check the answer. X 37, Y 53. Absolutely correct. I think this is the last question of the chapter. Okay, let's see. In this figure, the side QR of triangle PQR is produced to point S, as you can see in the figure. The bisectors of angle PQR, okay, that is QT. QT is bisector of angle PQR. So this particular part is equal to this part. And angle PRS, bisectors of angle PQR and PRS. So this part is equal to this part. RT and QT are bisectors, so they meet at T. We have to prove that angle QTR, that is this particular angle, is half angle QPR. Very, very, very interesting. Let's write everything. Given in triangle PQR,
QR is reduced to S. QR is reduced to S. QT and RT are bisectors of angle PQR and angle PRT respectively, right? To prove angle QTR is equal to angle QTR is equal to half angle QPR. Okay. No more constructions or anything is required. You can directly prove on this. So let's write the proof. Given to proof with a diagram. This much gives you 1 marks. Okay. C. First is angle PRS, which is the exterior angle of triangle PQR. So angle PRS is equal to angle PRS is equal to angle PQR plus angle QPR. Angle PRS is equal to angle PQR plus angle QPR. Yes. Exterior angle property. Okay. So now we know that what is angle PRS in all this. Okay. Let's start with what we have to prove. We have to prove that angle QTR is half angle QPR. Okay, so let's start with LHS. LHS or left hand side is equal to angle QTR. Angle QTR. Okay, let's start with that. So what is angle QTR? Basically, angle QTR is 180 degree minus angle TQR, 180 degree minus angle TQR plus angle TRQ. 180 minus angle TQR plus angle TRQ. Okay. 180 minus TQR. Can I write angle TQR? Can I write angle TQR as angle PQR upon 2? Angle PQR upon 2. Yes, definitely. Why not?
angle TQR as angle PQR upon 2 plus can I write angle TRQ? Angle TRQ. What is angle TRQ? Angle TRQ I will write it as, देखो TRQ यहां से यहां तक है, ये पूरा एंगल, तो TRP या PRT, एक तो एंगल PRT दिख रहा है मुझे उसमें, प्लस एंगल PRQ, ठीक है। वन मोर थिंग, ये जो PRT है ना, PRT मतलब यहां से यहां तक वाला एंगल, कैन आई राइट इट एज एंगल PRS अपॉन 2? डेफिनेटली आई कैन। सो 180, दिस इज अ लिटिल वियर्ड वे ऑफ प्रूविंग इट, बट इससे आंसर आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। ये जो PRT है ना, PRT, क्योंकि वो PRS का हाफ है तो उसको मैं लिखूंगा एंगल PRS अपॉन 2। ध्यान से देखो, PRS एक्सटीरियर एंगल है जिसका बाइसेक्टर RT है, तो PRT PRS का हाफ होगा, प्लस एंगल PRQ। अब क्या करेंगे, अब PRS की वैल्यू हमको पता है, ये देखो ये रही PRS की वैल्यू, ये डाल देंगे हम लोग, ठीक है। बट कैसे डालेंगे, देखो ध्यान से देखना, गलती हो सकती है, ठीक है। सो 180 डिग्री माइनस एंगल PQR प्लस एंगल PRS the whole upon 2 plus angle PRQ. Angle PQR plus angle PRS upon 2 plus angle PRQ. So 180 degree minus PQR plus PRS. PRS की जगह मैं डालूंगा PQR plus QPR. Okay. So angle PQR प्लस PRS की जगह पे मैंने क्या बोला, एंगल PQR प्लस एंगल QPR द होल अपॉन 2 प्लस एंगल PRQ ब्रैकेट क्लोज। अब अंदर जो भी चीजें रह गई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा मैं, चलो कर लेते हैं। So I'll start, I'll continue from here. 180 माइनस, अब अंदर यहाँ पे अपॉन 2 दिख रहा है तुम्हें, लेट्स टेक LCM एंड सिंप्लीफाई दिस। तो क्या लिखूं मैं, एंगल PQR, दो बार है ना PQR, तो 2 टाइम्स एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस LCM लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स एंगल PRQ द होल अपॉन 2, ठीक है। अब देखो मैं कैसे इसको लिख रहा हूं, 180 minus, these two things will come together, that is 2 times angle PQR plus angle PRQ, ये दोनों के आगे 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस एंगल QPR और द होल अपॉन 2 लिख देंगे। सो 180 डिग्री माइनस, अब देखो ये इनको सेपरेट कर दो, सेपरेट कैसे करना है, 2 टाइम्स एंगल PQR प्लस एंगल PRQ द होल अपॉन 2 प्लस एंगल QPR अपॉन 2, ठीक है।
अब क्या करना है, ये 2 और ये 2 को कट कर देना। अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, 180 डिग्री माइनस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। डायग्राम में देखो क्या है, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू। पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, ये तो ये वाला एंगल है पी क्यू आर, और पी आर क्यू तो ये वाला एंगल है। What are these two equal to? These two are equal to 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो किसी भी दो एंगल का सम विल बी 180 माइनस द थर्ड एंगल। सो इधर मैं लिखूंगा 180 माइनस थर्ड एंगल क्या है, क्यू पी आर, प्लस एंगल क्यू पी आर बाई 2। ठीक है, अब सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है, तो कर देते हैं ब्रैकेट ओपन। सो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, माइनस की साइन है, ब्रैकेट खोलने पे सबकी साइन चेंज हो जाएगी, 180 के आगे प्लस की साइन है, इट विल बिकम माइनस 180 प्लस एंगल क्यू पी आर माइनस एंगल क्यू पी आर बाय 2। 180 माइनस 180 तो कट हो जाएगा, क्यू पी आर में से क्यू पी आर बाई 2 कट होगा तो क्या बचेगा, क्यू पी आर बाय 2 विच इज हाफ एंगल क्यू पी आर which is equal to the right hand side। प्रूव हो गया, hence proved, hence proved। ठीक है, so what I did was I started with LHS and I used the exterior angle property of bisector, simplified it further till I got my RHS। So this is how sometimes you need to solve the questions which tell you to prove something। ठीक है, look at this particular question all over again and you may find more insight, more clarity in the method of problem solving which I have used for solving this question। And I think, yeah, they have also solved in a similar manner, but yeah, their method could be a little different here and there। So we are done with all NCERT exercises I've solved for you for this particular chapter, lines and angles. Now the next chapter is congruency of triangles।